स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न खाद्यान्न की खरीद के लिए बढ़ाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर राजनीति अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी तय होना चाहिए। मिलेट की खरीदी की भी व्यवस्था होनी चाहिए और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में किया गया है उसी प्रकार से पूरे देश में होना चाहिए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2 कुटकी रागी मिलेट्स को राज्य सरकार समर्थन मूल्य में खरीद रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट्स को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार के इस कदम को बड़ा कदम बताते हुए पीएम मोदी की तारीफ की है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 6 से 7% की वृद्धि की गई है। इस निर्णय के बाद 2014 और 15 में जो धान का समर्थन मूल्य 1360 था वो अब 143 रुपए बढ़कर विपणन सत्र 23 और 24 में 2183 हो गया है और उसके साथ ही उड़द दाल की एमएसपी को 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 6950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। वहीं मक्के की एमएसपी को 128 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग की एमएसपी में सर्वाधिक 803 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और इसके मूंग पर एमएसपी 8558 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अन्नदाताओं के हित में नरेंद्र मोदी की सरकार ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों की समृद्धि और सशक्तिकरण का पथ सुनिश्चित किया है और जिससे अब छत्तीसगढ़ के किसानों को हर वर्ष केंद्र से 23,000 करोड़ का समर्थन मूल्य यानी कि 107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से प्राप्त होगा और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार से किसानों को केवल 3300 करोड़ मिलेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोदी सरकार के द्वारा धान और रबी फसलों के समर्थन मूल्य में की गई मामूली वृद्धि को किसानों के साथ धोखा और छल करार दिया है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ने कहा कि धान के समर्थन मूल्य में मात्र 7% की वृद्धि कर आमदनी दोगुनी होने का इंतजार कर रहे किसानों के ऊपर प्रहार किया गया है। किसानों को आर्थिक तंगहाली की ओर ढकेला जा रहा है, जहां एक ओर महंगाई आसमान छू रही है। डीजल पेट्रोल के दाम में 820% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कृषि लागत मूल्य 2014 के पहले के मुकाबले आज दोगुना हो गया है। वहीं मोदी सरकार 9 साल में धान के समर्थन मूल्य में बढ़ी हुई लागत मूल्य के 1/4 भी बढ़ोतरी नहीं कर पाई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देश भर के किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देना एवं 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, जो 9 साल में पूरा नहीं हो पाया। मोदी सरकार को किसानों की उपज का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने एवं आमदनी बढ़ाने का ये आखिरी अवसर मिला था, उसमें भी किसानों के साथ धोखा किया गया। अब 2024 में किसान केंद्र से मोदी सरकार की विदाई करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर किसानों के सच्चे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, उनकी उपज की सही कीमत मिलेगी और किसान खुशहाल होगा। मोदी सरकार ने धान, मूंगफली, मूंग, चना सहित अन्य फसलों के समर्थन मूल्य में आंशिक वृद्धि करके प्रदेश और देश के किसानों के साथ धोखा किया है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार अपने आदतन अनुसार एक बार और किसानों को धोखा दी है। पेट्रोल डीजल के दाम में जहां 800% की वृद्धि हुई है, रासायनिक खादों के दाम आसमान छू रहे हैं, कृषि यंत्रों पर मनमाना जीएसटी लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में एक सप्ताह में तीसरी बार प्रवेश उत्सव ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में धूम मचा दी। आज जांजगीर लोकसभा क्षेत्र प्रवास में प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन ने बड़ी संख्या में भाजपा के नए सदस्यों को पार्टी में शामिल किया। स्थानीय विधायक सौरभ सिंह के नेतृत्व में
अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के 113 कार्यकर्ताओं ने भाजपा के नीति रीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ली और इस अवसर पर भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने नव प्रवेशी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रति जनता और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये संकेत है कि भ्रष्ट कांग्रेस सरकार विदा हो रही है, विकास करने वाली भाजपा सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवेश का ये सिलसिला और तेज होगा। अब भाजपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में रायपुर ग्रामीण विधानसभा में लगातार भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। विकास कार्यों की सौगात क्षेत्र की जनता को विधायक द्वारा दिया जा रहा है और इसी कड़ी में ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत वार्ड संख्या 50 और 51 में 2 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन विधायक सत्यनारायण शर्मा और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा द्वारा किया गया। वार्ड क्रमांक 51 में जहां फूंडहर में प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के कमरों के लिए 60 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया गया, तो वहीं वार्ड क्रमांक 50 में सड़क, नाली और सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। महासमुंद के सरायपाली महलपारा निवासी एक नाबालिग युवक की संदिग्ध हालत में छिर्रालेवा गांव के बांध में लाश मिली है और युवक का शव मिलने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई है और जिसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी मची हुई है। वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच में सरायपाली पुलिस जुटी हुई है। इधर पंजाब की मोगा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराट के 2 साथियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार में एक रिवॉल्वर 32 बोर, एक पिस्टल 32 बोर, 4 जिंदा कारतूस और एक ब्रीजा गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस ने गुलशन कुमार निवासी जगराव और दिलप्रीत सिंह निवासी राउके के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक गुलशन कुमार के खिलाफ 13 मामले पहले से ही दर्ज हैं और दिलप्रीत के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। इधर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जमकर बयानों के तीर चल रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने बड़ा बयान दिया। विधायक भरत सिंह ने कहा कि नए लोगों को आगे लाना चाहिए। अगर सरकार रिपीट करवानी है तो गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहें कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। नए लोगों को आगे करेंगे और इससे कल ही नक्शा पलट जाएगा, लेकिन सत्ता का मुंह छूटे तब ना। और ये मुंह जो है, ये शराब के नशे से ज्यादा नशा होता है इसका। उसने भी करप्शन का इशू उठाया एक तरीके से। अरे करप्शन का तो बोलता ही रहता हूँ मैं, फिर बोलूंगा। करप्शन का तो मैं खुले मन से बोलता हूँ, लिखता रहता हूँ। तो पायलट भी यही बात उठा रहे हैं कि बुनियादी चीजें पूरी होनी चाहिए। हाँ, तो पायलट अपनी जगह है, हम अलग अलग इंडिविजुअल है, एक बात बोल रहे हैं। बात वही जो कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पायलट साहब अपनी बात कह रहे हैं। वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं न तो किसी के खिलाफ हूँ न किसी के पक्ष में। मुझे जो सही लग रहा है उसको बोल रहा हूँ और बोल नहीं रहा, दृढ़ता के साथ बोल रहा हूँ और उसके लिए लड़ूंगा। कोई कितना ही बड़ा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती नहीं करता। गलती करते हैं लोग, समझदार वो है जो गलती करके अपनी गलती को माने। हेमंत सरकार में शामिल राजद और वामदल 28 जून को राजभवन के पास राज्य के विस्थापन और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर महाधरने का आयोजन करने जा रहे हैं और इस बात की जानकारी राजधानी रांची स्थित सीपीआई कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई है। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए हजारीबाग पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने बताया कि राज्य में विस्थापन का मुद्दा काफी तेजी से बढ़ता दिख रहा है। राज्य सरकार का ये चुनावी वादा रहा है कि सत्ता में आने के बाद विस्थापन को लेकर एक बड़ी पहल की जाएगी, लेकिन ऐसा अब तक के शासनकाल में नहीं हो पाया और साथ ही झारखंडी जनता लगातार अन्य मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होती दिख रही है और इन्हीं सब विषयों पर सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इस महाधरने का आयोजन किया जा रहा है। वहीं संयुक्त प्रेस वार्ता में राजद नेता राजेश यादव ने कहा कि राज्य गठन के बाद अब तक विस्थापन का मुद्दा लगातार बढ़ता दिख रहा है और हम सब घटक दल के साथ साथ विस्थापन को लेकर जो भी पार्टी आंदोलित हो रही है, सभी सम्मिलित रूप से इस महीने धरने में शामिल होंगे।
झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन एवं झारखंड श्रमिक संघ की केंद्रीय कार्य समिति की एक अहम बैठक रांची के मुरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला के सभागार में आयोजित की गई और जिसकी अध्यक्षता झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के नेतृत्व में की गई। इस बैठक में मजदूरों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो, फागू बेसरा और पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे सहित मजदूर संघ के लोग मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद जेएमएम नेता फागू बेसरा ने बैठक से संबंधित जानकारी भी दी। आज झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन, झारखंड श्रमिक संघ और टीवीएनएल मजदूर संघ यूनियन की बैठक यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई है और पूरे झारखंड में झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन, झारखंड श्रमिक संघ संगठन को कैसे मजबूत करना है और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे करना है, तमाम विषय पर चर्चाएं हुई है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी तुरंत विशेष करके कोल इंडिया के मजदूरों को लेकर के जो वेज बोर्ड का जो मामला था, वो वेज बोर्ड का समझौता संपन्न हो गया है और उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष करके जो भारत सरकार का जितना उपक्रम है कोल इंडिया का, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल और यहाँ पर जो कोयला खदान में खास करके जो निजीकरण को बढ़ावा देने का जो निर्णय लिया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले दिन में खास करके जो इस देश में जो सभी श्रमिक से संबंधित अधिकार से संबंधित जो कानून यहाँ बना हुआ था उसको निरस्त करके 4 श्रमिक कोड जो पूरे देश में लागू करने का भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम लोग झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन हम लोग उसका विरोध करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट को लेकर के अभी चूँकि पूरी वो श्रम कोड अभी लागू नहीं हुआ है, वो किस रूप में लागू हुआ उस पर भी हम लोग आज के महत्वपूर्ण बैठक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रांची में जमीन घोटाले से जुड़े मामले पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप अग्रवाल घोष को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके बाद सुरक्षा के बीच ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी चाहती है कि जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से सघन पूछताछ की जा सके ताकि मामले की तह तक जाया जा सके। इसी पूछताछ के लिए ईडी की विशेष कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने 5 दिनों की रिमांड के लिए अर्जी दायर की थी, जिस पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने कल की तारीख निर्धारित की है। यानी कल अमित अग्रवाल को रिमांड पर सुनवाई होगी और तब तक उन्हें जेल में रहना होगा। उनके ऊपर और उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके आज प्रोड्यूस करने के साथ साथ 5 दिन का जुडिशियल रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन ईडी के द्वारा दाखिल किया गया। उस पर हियरिंग के लिए कल रखा गया। अभी कोर्ट ने रिमांड नहीं किया, जुडिशियल रिमांड नहीं किया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया उनको 14 दिन के लिए। क्या कुछ ग्राउंड दिया गया? अभी नहीं बता पाते, कल देख करके बताएंगे कल क्या हियरिंग होता है। केस में सर यहाँ पे आरसी ईडी SIR 1 है। रांची में कथित लव जिहाद की पीड़िता मानवी राज ने 164 के तहत बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद बाहर निकली पीड़िता मानवी राज ने बताया कि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है। रांची पुलिस का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं पीड़िता को न्यायालय लेकर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है। अब पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा रांची पुलिस को एक मामला भेजा गया था, जिसमें बिहार की रहने वाली एक मॉडल ने यश मॉडल के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया था। वहीं मॉडल को आज रांची लाया गया है, जहां मॉडल पीड़िता का सदर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया। मॉडल का यौन शोषण करने वाला और शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव डालने वाले आरोपी तनवीर खान को पुलिस तलाश कर रही है। रांची के गोंडा थाने में पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष मॉडल बयान दर्ज कराने पहुंची, जहां कई खुलासे भी हुए। पीड़िता ने बताया कि तनवीर उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। उसने बताया कि तनवीर ने धोखे से उसके कुछ फोटो और वीडियोस बना लिए थे और जिसकी मदद से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। पीड़िता का कहना है कि तनवीर उसे धर्मांतरण के एवज में अपने बिजनेस में 50% हिस्सेदारी भी देने का लालच दे रहा था, लेकिन अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने से उसने साफ मना कर दिया। उसने बताया कि अब तनवीर से उसकी और उसके परिवार की जान को खतरा है। इसी कारण से विवश होकर उसे पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है। मानवी राज ने गोंडा थाने में पुलिस के समक्ष IPC की धारा 161 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था।
शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड राज्य ने बड़ी पहल करते हुए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया है, जहां पर अब सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से पढ़ाई होगी और उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी से बोकारो विधायक विरांची नारायण ने शिक्षा विभाग के सचिव से मुलाकात की और उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों के चयन को लेकर बात कही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल नहीं करने देना चाहती। मैं शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं श्रीमान के रवि कुमार जी, मैं उनसे मिलकर आग्रह किया कि जो पूरे राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का चयन किया है जहां सीबीएसई के माध्यम से पढ़ाई होगी, तो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं। जैक में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां 200 बच्चे, 250 बच्चे, 300 बच्चे, 600, 700 बच्चे। मेरे यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में 4 एक स्थान है जहां रामरुद्रा हाई स्कूल है, वहां लगभग 750 बच्चे 9th क्लास में हर साल एडमिशन लेते हैं। अब आप तो सिर्फ 80 बच्चों का चयन करेंगे तो बाद बाकी जो लगभग 750 बच्चे हैं वो कहाँ जाएं? ये वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं, तो राज्य सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए थी। के रवि कुमार साहब ने कहा है कि मैं मामले को गंभीरता से देखूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र इस मामले का निपटारा होगा, ताकि जो बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, आपने तो उनका चयन कर लिया, लेकिन जो थोड़े से औसत बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? उन्हें पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है? ये सवाल राज्य सरकार से करता हूं। चलिए अब खबर बिहार से। फुलवारी शरीफ में बड़ा हादसा होते होते बचा। खबर सामने आ रही है कि बिजली ऑफिस में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग लगने की खबर सुनते ही लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस ने पहुंचकर फायर ब्रिगेड को कॉल कर बुलाया। घटना की जानकारी पर पहुंची दमकल ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक किसी की भी जान माल को कोई हानि नहीं हुई है। वहीं आग लगने का कारण पटना में पड़ रही भीषण गर्मी बताया जा रहा है। नहीं, ये शाम में एक आवाज आया और लगा कि कुछ ब्लास्ट कर रहा है, तो निकल के देखने पे लगा कि पीछे वाले जो विद्युत कार्यालय है उसमें पूरा आग का गोला निकल रहा है। तुरंत हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किए, तुरंत बिजली कटवाया गया और उसके बाद फायर ब्रिगेड की आई। उसके बाद तुरंत उस गाड़ी को हम बुझाना था। प्रखंड परिसर या आपका जो सर बताया जा रहा है कि आवास था वो कितना सुरक्षित? नहीं, बिल्कुल अभी सुरक्षित है। उधर मतलब आग नहीं पहुँच पाया। प्रिकॉशन हम लोगों ने लिया कि तुरंत गैस सिलेंडर वगैरह जो कुछ भी था उन लोगों को हम लोगों ने बाहर निकलवा दिया। अपने कैंपस में जितने लोग रहते हैं सबको अलर्ट कर दिया गया और जो कुछ भी पानी वगैरह जो है बालू वगैरह है उसको डालना शुरू किया गया। कोई किसी तरह का कोई नहीं, अभी तक तो कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस इसको और अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कटिहार जिले के कुरसेला प्रखंड अंतर्गत पूर्वी मुरादपुर पंचायत के मजदिया गांव में कटिहार डीएम रवि प्रकाश पहुंचे, जहां उन्होंने अमृत सरोवर का जायजा लिया। वहीं खर्रा पोखर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुरसेला मनरेगा पीओ से अमृत सरोवर की बंदोबस्ती के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मनरेगा पीओ को अमृत सरोवर का आउटलेट बनाने का निर्देश भी दिया। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने वहां मौजूद गोताखोरों व तैराकों से बाढ़ संबंधित तैयारी को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से भी संभावित बाढ़ के बारे में बातचीत की तथा बाढ़ से ग्रसित होने वाले इलाकों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बाढ़ के दौरान सामुदायिक किचन व मिलने वाली राहत की भी जानकारी ली और इस दौरान पूर्वी मुरादपुर की मुखिया अर्चना कुमारी ने गोबराही दियारा के लोगों की समस्या को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। मुखिया अर्चना कुमारी ने गोबराही दियारा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र तथा बिजली की स्वास्थ्य व्यवस्था कराने की मांग की। पूर्वी मुरादपुर में निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी कुरसेला प्रखंड कार्यालय पहुंचे। प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड तथा अंचल का निरीक्षण किया। रोहतास जिले के नासुरीगंज थाना क्षेत्र के अतमी गांव स्थित नासुरीगंज दाऊदनगर सोनपुल के बीचों बीच एक 12 वर्षीय बच्चे के फंस जाने से अफरा तफरी सी मच गई है। बच्चा खिरियावा पंचायत के खिरियावा गांव का निवासी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चे के पिता ने बताया कि उनका पुत्र मानसिक रूप से परेशान था। वो 2 दिनों से लापता था, जिसकी खोजबीन की जा रही थी। आज सूचना पाकर पूरी प्रशासन की टीम समेत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। वहीं देर शाम एसडीएम उपेंद्र पाल भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को शीघ्र बचाव करने का निर्देश दिया।
इधर अचानक शादी के घर में मातम पसर गया है और उसकी वजह आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिहार के आरा में संदेश थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में तिलक समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में दूल्हे की मां को गोली लगने से मौत मामले का आज पुलिस ने खुलासा किया है। भोजपुरी एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर्ष फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी और मृत महिला के बेटे को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने बताया कि तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग कर रहे बेटे यानी दूल्हे की गोली से ही मां की मौत हुई, लेकिन घटना के बाद परिजन इस बात को छिपा रहे थे और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।